आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो और आपका नाम रोशन करे। तो देख तेरा आज सपना पूरा हो गया। ये देख कंपनी का ऑफर लेटर आया है। विवेक ने अपनी माँ को लेटर दिखाते हुए कहा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने विवेक को गले से लगा लिया। विवेक ने कहा, लेकिन माँ मुझे दिल्ली जाना होगा और आपको भी मेरे साथ चलना है। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं अभी नहीं चल सकती। तुझे तो पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद सारा दुकान और सारी खेती का जिम्मा मुझ पर आ गया है। ऐसे सब कुछ छोड़कर नहीं चल सकती। तुम जाओ, मैं बीच बीच में आती रहूँगी। विवेक ने कहा, लेकिन माँ ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, जाने की तैयारी करो। अगले दिन विवेक माँ से विदा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। चूंकि रहने के लिए उसे कंपनी से फ्लैट मिला था, वो सीधे अपने फ्लैट पर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसके मुंह से निकला, वाह कितना खूबसूरत है। सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से सजी हुई थी। उसको वो फ्लैट बहुत पसंद आया। सामान रखा, थोड़ी देर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और आंख बंद करके लेट गया कि अचानक फ़ोन बज गया। उसकी माँ का फ़ोन था। थोड़ी देर बात की, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। सामने बड़ा सा शीशा लगा था। खुद को देखा, थोड़ी खुद की तारीफ की और मुंह धोने लगा। जैसे ही मुंह धो के खुद को शीशे में देखा तो शीशा देखकर दंग रह गया, क्योंकि शीशा पूरी तरह से चिटक गया था। उसको ये सब देखकर हैरानी हुई कि अभी तक तो शीशा सही था, अचानक से ये चिटक कैसे गया। वो सोच में पड़ गया कि अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत शीशे में देखा तो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कोई था जो वहीं था और उसको लगातार घूरे जा रहा था। हिम्मत करके उसने देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कोई भी नहीं दिखा। उसको लगा कि ये उसका वहम है और नहाकर वो बाहर आ गया। खाना खाया, थोड़ी देर माँ से बात की और आकर बिस्तर पर लेट गया और कसबो गया। और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो फिर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक घड़ी नीचे गिर गई और टूटकर चकनाचूर हो गई। वो घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उठकर घड़ी की कांच को साफ करने लगा कि अचानक उसे लगा कि कोई तेज कदमों से चल रहा है। उसे लगा कि शायद कोई फ्लैट में चोर घुस आया है। उसने तेजी से चिल्लाया, कौन है? तो उसके कदमों की आहट और तेजी से सुनाई देने लगी। वो भागकर बाहर आया तो देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने मन में सोचा कि ये सब तो मैं अच्छी तरह से बंद करके सोया था और चाबी तो मेरे पास है, फिर ये कैसे संभव है? उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सब लॉक किया और पूरे घर अच्छी तरह से देखा कि कहीं से कुछ गायब तो नहीं था। उसने सोचा कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और अंदर अपने कमरे में आया तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो बहुत घबरा गया कि तभी बाथरूम से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरे पर चोट के निशान थे। वो एकदम से पीछे को हो गया और गिरते गिरते बचा। वो भागकर अपने कमरे में आया और सोचा कि पुलिस को फ़ोन करके सब बता दें
कि अचानक उसको लगा कि किसी ने मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही लड़की जो बाथरूम में मरी पड़ी थी अब उसके सामने खड़ी थी। विवेक ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की ने बड़े तेज स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसकी लाश तुम बाथरूम में देख कर आए हो। विवेक ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गई? लड़की ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें लाश बनाने के लिए। विवेक ने कहा, मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? तो उसने कहा, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आए हो। मैंने तुम्हें कई इशारे दिए कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो साहसी निकले। अब तो तुम नहीं बच सकते। तो इस पर विवेक ने कहा, आखिर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? उस लड़की ने कहा, क्योंकि ये घर मेरा है और मैं यहीं पर मरी थी। विवेक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि जाते वक्त माँ ने उसके बैग में गंगा जल की एक बोतल भरी थी। विवेक तुरंत भागकर अपने बैग के पास गया और गंगा जल की बोतल निकालकर उस लड़की के ऊपर छिड़क दिया। फिर वो लड़की तड़पती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उसके बाद से विवेक ने वो फ्लैट भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से 35 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र यही कोई 17-18 साल की रही होगी। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पापा की भी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं इधर उधर काम की तलाश में काफी भटका, मगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिला। जिसके बाद मैंने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। मैं शाम को लकड़ी लाने जंगल जाता और उन्हीं लकड़ियों को सुबह बाजार में बेचता। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। लकड़ी बेचकर मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, जिससे मेरा लालच और बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हमारे गांव के जंगल के भीतर एक जगह है जहां लोगों का जाना मना है। गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का वास है। गांव वाले रात में तो दूर दिन के वक्त भी उस जगह के आसपास नहीं भटकते, मगर जगह पर लकड़ी बहुत ज्यादा थी। एक शाम जब मैं लकड़ी बेचकर घर लौटा तो मन ही मन में बोला, आजकल लकड़ियां काफी कम मिल रही हैं और जंगल में भी अब उतना लकड़ी मिल नहीं रहा। क्यों ना उस जगह से लकड़ी लाने जाया जाए जहां लोग जाने से डरते हैं। वहां तो काफी सारी लकड़ियां हैं और वैसे भी गांव वालों की इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने तय किया कि अभी जंगल ना जाकर अंधेरा होने के बाद जाऊंगा, जब सारे लोग लकड़ियां लेकर जंगल से वापस आ जाएंगे, ताकि मुझे कोई देख ना ले। ये तय करने के बाद मैं बस अंधेरा होने का इंतजार करने लगा और देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। मुझे यही समय जंगल में जाना बेहतर लगा, क्योंकि अब तक बाकी सारे लोग लकड़ी लेकर आ गए होंगे। जिसके बाद मैंने अपना कुल्हाड़ी उठाया और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 8 बजना यानी काफी रात। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सारे लोग अपने घरों में जा चुके थे। खैर, मैं टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा।
गांव से जंगल जाने वाला रास्ता एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने झाड़ियां और लंबे लंबे पेड़ ही थे। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। एकमात्र रोशनी का जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी, वो भी उस घने अंधेरे में कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर, अभी मैं उस सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर मुझे काफी सारे नींबू गिरे हुए दिखे। मैंने जब टॉर्च की लाइट से उन सब नींबू को ध्यान से देखा तो उन सारे नींबू पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दरअसल आजकल हमारे गांव में डायन विद्या और काला जादू इतना बढ़ गया है जिससे सभी लोग काफी परेशान हैं। काफी लोग तो इसका शिकार भी हुए हैं और कईयों की तो जान भी गई है। खैर, मैं उन सारे खून से सने नींबुओं से बच बचकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल अंधेरे के गिरफ्त में था। मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जंगल के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। मैंने जब अपनी निगाहें उस जंगल के अंदर इधर उधर घुमाई तो मुझे इतने बड़े जंगल में जानवर तो दूर एक परिंदा भी नहीं दिखा। मानो इस घने अंधेरे में पूरा जंगल सो गया हो या फिर किसी के डर के मारे सारे परिंदे कहीं छुप गए हैं। खैर, मैं डरता तो था नहीं और मुझे उस जगह जाना था जहां दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। लिहाजा मैंने हिम्मत बांधा और जंगल के भीतर उस जगह की ओर चलता बना। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी आत्मा का बसेरा भी होगा। मैं और देरी ना करके वहां गिरे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर मैं काफी खुश हुआ और मन ही मन में कहा, अब यहाँ रोज जाकर लकड़ियाँ ले जाऊंगा। अभी मैं लकड़ी इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने जब उस आवाज को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज किसी औरत के रोने की है, मगर इतने घने जंगल में वो औरत क्यों रो रही है? मैंने जब उस आवाज की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। उस औरत को इस तरह रोता देख मैं थोड़ा सहम गया और जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि तभी वो औरत चलकर मेरे पास आई। उस औरत को मेरे पास आता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये औरत मुझसे चाहती क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथ को पेड़ के ऊपर दिखाकर कहा, उसे उतार दीजिए। उस औरत के बोलते ही मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ के ऊपर उसी औरत की लाश एक फंदे से लटक रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो औरत यहीं पर खड़ी है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस औरत की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल अब उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एक भारी सी आवाज में कहा, आज तुझे मरना ही होगा। और इतना बोलकर
उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ लिया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख पता नहीं क्यों उस चुड़ैल ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और दोबारा से एक भारी सी आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। उस चुड़ैल के मुंह से ये सुनकर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दिया और सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पहले तो उन्होंने खूब चिल्लाया कि मैं उस जगह पर क्यों गया। फिर पापा ने उस जगह के बारे में बताना शुरू किया। दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे। माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। बेटा गांव से बाहर कमाने जाता था और रात होने पर लौटता था। उन दिनों हमारे गांव में चोरी की वारदातें बहुत हो रही थीं। गांव वाले रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक किया करते थे। एक रात जब बेटा काम से घर लौट रहा था तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। गांव वालों का यह कहना था कि यही लड़का चोरी करता है। गांव वालों ने उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और उसके मरने के गम में आकर उसकी बीमार माँ ने भी जंगल के उसी इलाके में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मगर मरते मरते उसकी माँ ने यह कहा था कि वो वापस जरूर आएगी, इसलिए जंगल का वो इलाका भूतिया हो गया है और शायद तुम्हें देखकर उस चुड़ैल को अपने बेटे की याद आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बात आज से 22 साल पहले यानी कि सन 1999 की है, जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। तो उस समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और आज भी उस घटना को याद आते ही मेरे पैरों तले की जमीन निकल जाती है। उस समय हमारा परिवार, या यूं कहें तो गांव का सभी परिवार, खेती पर ही निर्भर था। खेतों से उगाए गए अनाज को बाजार में बेचकर हम सभी अपने अपने घर चलाया करते थे। बात आज से काफी साल पुरानी होने के कारण उस समय हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था। ऊपर से बिजली ना होने के कारण रात को हमारा गांव घने अंधेरे में डूब जाया करता था। उस वक्त गांव के सभी लोग अनाज को बाजार में बेचने के लिए जाने के लिए बैलगाड़ी या तांगे का सहारा लिया करते थे, मगर हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो हम अनाज की बोरी को साइकिल पर लाद कर बाजार में बेच आया करते थे। हालांकि बैलगाड़ी और तांगे में सारा अनाज एक बार में ही चला जाया करता था और वहीं हमें साइकिल पर 2-2 बोरी करके काफी पार ले जाना पड़ता था। खैर, हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, तो हम कर भी क्या सकते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार अनाज कटाई के बाद अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मैंने 1-2 दिन देखा, लेकिन पिताजी की तबीयत में सुधार आई, मगर उतनी नहीं कि पिताजी मेरे साथ अनाज लेकर बाजार में बेचने जा सकें। और दिन पर दिन अनाज जितना पुराना होता जा रहा था, उतना ही दाम भी कम होता जा रहा था। तो इस पर मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, कल से मैं अकेले ही साइकिल पर लाद कर अनाज बेचने शहर चला जाऊंगा। जिस पर पिताजी ने कहा, तू अकेले जा पाएगा? फिर मेरे काफी समझाने पर पिताजी ने मुझे अकेले जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 8 बजे मैं साइकिल लेकर अनाज लाद कर शहर जाने के लिए निकल गया। हमारे गांव से शहर करीब 1 घंटे का सफर था, लेकिन मैं अभी साइकिल पर 2 बोरी अनाज होने के कारण मैं साइकिल को धक्का देकर ले जाने वाला हूं, तो मुझे अभी शहर जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। खैर, साइकिल धक्का लगाकर ठीक सुबह 10 बजे मैं शहर की मंडी में पहुंचा और अनाज बेचकर दोपहर के 1 बजे तक
वापस अपने घर पहुंच गया, मगर अभी भी अनाज की काफी बोरी मेरे घर पर पड़ी थी। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना मैं दोपहर का खाना खाकर एक बार फिर से अनाज बेचने शहर चला जाऊं। ये सोचते ही मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, जिस पर मेरे घर वालों ने मुझे जाने से मना तो नहीं किया, मगर मुझे जल्दी घर आने की हिदायत दी। जिसके बाद मैंने फटाफट से दोपहर का खाना खाया और अनाज की 2 बोरियां साइकिल पर लाद कर फिर से एक बार शहर की तरफ चलता बना। मैं जब घर से निकला तो इस बार वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का, मगर ठंड का मौसम होने के कारण 3:30 बजे ही सूरज की किरणें काफी कम हो गई थीं। खैर, मैं फटाफट से साइकिल धक्का देकर शाम के 5:30 बजे तक शहर पहुंचा, मगर इस बार अनाज बेचने की काफी लंबी कतार लगी थी। उस लंबी कतार को देखकर मैं समझ गया कि इस बार मुझे वक्त लगेगा, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब अनाज बेचने की बारी मेरी आई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। जिसके बाद मैंने फटाफट से अनाज बेचा और अपना साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। उस समय रात के 8:30 बजना, यानी काफी रात, और ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूर दूर तक और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी ठंड में इतनी रात गए बाहर निकलेगा। हमारे गांव में तो लोग अंधेरा होने के बाद ही सो जाया करते हैं। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद थी, उसकी भी रोशनी रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। भला तो इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, जो अब इस घने अंधेरे में काफी काम आने वाली है। तो मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया, तो मेरे टॉर्च जलाते ही घने अंधेरे ने मेरे टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया, मानो मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। उस रास्ते पर कोहरा इतना छाया हुआ था कि टॉर्च की हल्की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो कोहरे के आगे धुंधला धुंधला। खैर, इतने वीरान रास्ते को देखकर मैं और जोर जोर से साइकिल की पैडल मारने लगा। एक तो इतना वीरान रास्ता, ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से अचानक मेरे सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ। तो अचानक उस आदमी को अपने आगे देखकर मैंने झट से ब्रेक दबाया, तो मेरी साइकिल घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के आगे रुकी, जिस पर मैंने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मगर मेरे इस सवाल का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी काफी लंबा था और उसने अपने पूरे शरीर को चादर से ढक रखा था। उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा उस आदमी से कहा, आपको दिखाई के साथ साथ सुनाई भी नहीं देता क्या? हटिए रास्ते से। मेरे ये बोलने के बावजूद भी ना तो वो आदमी कुछ बोला और ना ही रास्ते से हटा। अब मुझे उस आदमी पर शक होने लगा था कि कहीं ये आदमी चोर डकैत तो नहीं है। मेरे पास काफी पैसे थे क्योंकि मैं अनाज बेच कर आया था। कहीं ये आदमी मुझसे सारे पैसे लेने तो नहीं आया है। ये सोचकर डरते डरते मैं अपनी साइकिल को उस आदमी के बगल से निकालने लगा। अभी मैं साइकिल निकाल ही रहा था कि तभी अचानक जोरदार हवा चली और उस आदमी का चादर हवा के एक झोंके के साथ उड़ गया। तो चादर के उड़ते ही मैंने जब उस आदमी की ओर देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई
और इतने ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं तुरंत साइकिल भगाकर वहां से निकलने लगा। डर के मारे मैं बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरी साइकिल पर डबल लोड का वजन महसूस होने लगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब मेरे पीछे कोई है ही नहीं तो मुझे डबल लोड का वजन क्यों महसूस हो रहा है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मगर फिर भी मैं साइकिल चलाता रहा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने तिरछी नजर से जब अपने कंधे की तरफ देखा तो मेरा डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि मेरे कंधे पर उसी कंकाल का हाथ था। घबराहट के मारे मुझसे साइकिल संभाली नहीं गई और मैं साइकिल लेकर डर के मारे जमीन पर गिर गया। इतने में ही पता नहीं कैसे वहां पर मेरे घर वाले पहुंच गए, जिनके आते ही वो कंकाल हवा में धुआं हो गया और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। दरअसल मेरे घर वाले बहुत देर तक मेरे घर ना पहुंचने के कारण मुझे ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।